वेलकम बैक। एक बहुत बड़ा सवाल था जो हर कोई एक दूसरे से पूछता था, अब शायद उसका कला खमा हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने वाजे कर दिया, निगरान हुकूमत ने वाजे कर दिया, वो ये है कि क्या 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे। अब ये लोग नहीं पूछेंगे, अल्लाह करे ऐसा ही हो। मेरे साथ दो बड़े मोअज़्ज़ज़ मेहमान मौजूद हैं, उनका तारुफ करवाता हूँ विदाउट एनी फर्दर डिले। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हुमायूं खान मोमिन साहब ने मुझे ज्वाइन कर लिया है और MQM पाकिस्तान के अरशद वोहरा साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। ये सवाल पहले हुमायूं साहब आपकी तरफ रखता हूँ, क्या अब इफ्स एंड बट्स खत्म हो जाएंगे? क्योंकि आज 1 तारीख है, इंतखाबात में अब 7 दिन बचे हैं। ऐसे में वो जो तजब्जुब की सूरत हाल थी जिसकी वजह से वोटर्स, इंतखाबी मुहिम, ओवरऑल पूरी सोसाइटी परेशान थी, आपकी नज़र में क्या वो मसला हल हो जाएगा सर अब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, एज फार एज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इज कंसर्न, हम लोगों को कभी इबाहम था ही नहीं और ना हम चाहते थे कि कोई ऐसी बात हो कि इलेक्शंस डिले हो। चाहे जो मर्जी, जितनी मर्जी सर्दी हो, जितनी मर्जी, बाज लोग थे उनको सर्दी तंग करती थी, वो ठंड में बाहर नहीं निकल सकते थे। हालांकि वो लोग बाकी उन लोगों के लिए ज़मीन गर्म करना चाहते थे, लेकिन ठंड में खुद नहीं निकल सकते थे। बाज लोगों को किसी और चीज़ का खदशा था कि भाई हमारे ऊपर अटैक्स हो रहे और ये हो रहे। हम लोगों ने इर्रिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट, हम लोगों ने कहा था कि देखिए, इस मुल्क को अगर हमने बचाना है तो हमें इन सब चीज़ों को वो एब्जॉर्ब करते हुए हमने इलेक्शंस में जाना है, क्योंकि इलेक्शंस इज द ओनली वे कि जिससे हम इस मुल्क को उस भंवर से बचा सकते हैं। यहाँ पे जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी, उस वक्त तक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी या किसी और तरह की स्टेबिलिटी नहीं आएगी। ऑलरेडी हम लोग ये याद रखें, ऑलरेडी हम लोग बहुत लेट हो चुके हैं। अकॉर्डिंग टू जो जो अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन देखें तो पिछले साल मई में एक दफा कॉन्स्टिट्यूशन वायलेशन हो चुकी थी, फिर नवंबर 8 के बाद दोबारा कॉन्स्टिट्यूशन वायलेशन हो चुकी है। तो अब इसके अंदर कोई और जवाब बनता ही नहीं था कि हम फर्दर कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन करें। तो ये बहुत अच्छी बात है कि एटलीस्ट के यहाँ पे ये आ गया कि 8 फरवरी को इलेक्शंस होगा और इंशाल्लाह ताला 8 फरवरी को ही इलेक्शन के लिए पूरी कौम निकलेगी। 12.5 करोड़ वोटर निकलेंगे। 12.5 करोड़ वोटर जब निकलेंगे, कम से कम 70-80% निकलेंगे, निकलना चाहिए। मेरे लिहाज से मैं सबको अपील करता हूँ कि 100% निकले। ये आपका मुल्क है, अपने वोट मत बेचिए, बाहर निकलिए, वोट डालिए। सर, तजब्जुब, इफ्स एंड बट्स, जो लोगों में कंफ्यूजन थी, श्योरिटी नहीं थी, अनसर्टेनिटी थी, इलेक्शन होंगे नहीं होंगे। अब इलेक्शन कमीशन ने ऐलान कर दिया है, निगरान हुकूमत ने कर दिया है, आर्मी चीफ ने कह दिया है, तो अब तो कोई इफ्स एंड बट्स नहीं होंगे ना। अब तो लोग पूछेंगे नहीं ना सर कि भाई इलेक्शन हो रहे हैं नहीं हो रहे। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि देखें तरा, ये तो ऑब्वियस है राइट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे कि ये रूमर्स जितनी चल रही थी और ये डेट आने के बाद, हाँ शुरू में थोड़ी सी गैर यकीनी थी, लेकिन उसके बाद फिर जब जाहिर सी बात है कि इलेक्शन एक्टिविटी शुरू हो गई, कंपेनिंग शुरू हो गई, तमाम पार्टीज इन्वॉल्व हो गई, कैंडिडेट्स अनाउंस हो गए और फिर जो एक्टिविटीज, पॉलिटिकल एक्टिविटीज शुरू हो गई, इलेक्शन कैंपेन शुरू हो गई, तो मैं नहीं समझता कि इफ्स और बट्स वाली कोई बात थी। और ये र्यूमर, आई डोंट नो क्यों ये र्यूमर्स इतनी ज्यादा चल रही थी। और आपको शायद 2013 वाला भी याद होगा, जब जो है बहुत ज्यादा हालात खराब थे, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कराची में इन पर्टिकुलर। और मुझे तो अच्छी तरह याद है कि हम जब जलसे करने जाते थे या हम अपनी कॉर्नर मीटिंग में जाते थे तो हम बुलेट प्रूफ जैकेट्स पहन के जाते थे, और कहीं एक प्रोग्राम कर रहे होते थे तो दूसरी तरफ कहीं धमाके की आवाजें आ रही होती थी। आपको शायद 2013 का वो इलेक्शन भी याद होगा। जी हाँ सर। तो नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है, इलेक्शन होना चाहिए जल्द से जल्द। राइट साहब, राइट टेम्पररी गवर्नमेंट है, उसको जो है हैंड ओवर कर देना चाहिए इलेक्टेड गवर्नमेंट को। राइट अर्शद साहब। हुमायूं खान साहब, अब पीटीआई कुछ सवाल आपसे करना चाहता हूं। एक तो पीटीआई ने बड़ा अच्छा किया कि इंट्रा पार्टी इलेक्शंस का ऐलान कर दिया, पर खबर यह भी है आज की अखबारों में कि गुज़िश्ता रोज जो है पीटीआई के मेंबरान अपने इस्लामाबाद के सेक्रेटेरिएट में मिलना चाह रहे थे, जमा होना चाह रहे थे, लेकिन उनको नहीं होने दिया गया। कुछ लोग वहां पर आ गए जिन्होंने उनको अंदर भी दाखिल नहीं होने दिया गया। फिर वर्चुअल मीटिंग के जरिए जो है सारे फैसले किए अयूब साहब ने और फिर रऊफ हसन साहब थे। आपकी नज़र में सर इस वक्त जो ये इंट्रा पार्टी इलेक्शन है, क्या ये ईसीपी को काबिल कबूल होंगे? आप सारे प्री रेक्विजिट्स पूरे कर रहे हैं, कानूनी तकाजे पूरे कर रहे हैं, ताकि लोग बाद में ये ना बोलें कि पीटीआई अपनी गलती की वजह से इस सिचुएशन में आई। देखिए, इस तरह है, कल जो हुआ ना, मैं आपको बता देता हूँ, एक दिन पहले ये अनाउंस हुआ था कि जनरल बॉडी मीटिंग है, और कल मैं भी उधर गया था, बाबा रवान साहब भी उधर थे, शोएब शाहीन भी उधर ही थे, लेकिन वहाँ पे पुलिस खड़ी हुई थी। ये केयर टेकर गवर्नमेंट की
पुलिस खड़ी हुई थी, उन्होंने जो हमारा जो इस्लामाबाद के जो सेंट्रल ऑफिस है उसको चारों तरफ से घेरा हुआ था और उसके अंदर किसी को अलाउड ही नहीं है। वहाँ पे सिर्फ चंद एक थे, मैं बाहर गए भी थे, लेकिन वहाँ पे कोई नहीं था, हम वापस बाहर आ गए थे। ठीक है, तो उस लिहाज से वो है। लेकिन देखिए यहाँ पे हमें इस चीज का किसी हद तक अंदाजा था। अच्छा, इसमें हमने चारों सूबाई जगहों पे भी इसके बात करते हैं, बाकी जगहों पे जो रीजनल है हर जगह का हमने बताया हुआ था कि किस जगह पे होगा, कौन होगा, मतलब जो होगा। अब हर जगह को उन्होंने बंद नहीं किया, इसमें ये मान लेता हूँ बाज गवर्नमेंट ने उसको बंद नहीं किया। कुछ जो थे वो इनवर्सी और एक सिग्निफिकेंट तादाद जो थी वो ऑनलाइन भी थी। इन सब लोगों ने मिल के किया, तो इट वॉज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्चुअल एज वेल एज इन पर्सन मीटिंग हुई थी और उसमें सारों के सारों ने मिल के इसको वोटिंग की थी और यूनानिमसली उन्होंने उनको किया। अब ये याद रखें कि हमारे पास टाइम पीरियड बहुत कम है और इसका जो हम लोगों ने प्रोसीजर करना है उसका मेरा ये ख्याल है कि उसका जो मेन मकसद जो होगा वो यही होगा कि हमारा निशान हमें वापस मिल जाए इलेक्शंस के बाद। पोस्ट इलेक्शन उस टाइम पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उनका सिंबल वापस मिल जाए। इलेक्शन तो मोस्ट प्रॉब्ली हम लोग इन डिफरेंट सिंबल्स पे ही लड़ेंगे, दैट्स अंडरस्टूड। लेकिन पोस्ट इलेक्शन में हमें जब निशान वापस मिल जाएगा तो जो नया रूल बनाया था इलेक्शन कमीशन ने तो वो फिर उसको हम इंशाल्लाह ताला काउंटर कर सकेंगे। लेकिन हैविंग सेड दैट थिंग, जो लोग कहते हैं ना ये आज़ाद है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग आज़ाद नहीं है, वो तहरीक इंसाफ के टिकट पे लड़ रहे हैं। उन्होंने अपने फॉर्म्स में लिखा हुआ है नंबर 2। ज़रूरी नहीं है कि जो आदमी आज़ाद जीते उसने किसी न किसी पार्टी को ज्वाइन करना है, वो आज़ाद की हैसियत से भी रह सकता है। और जब आज़ाद लोगों की तादाद 200 के करीब पहुंच जाए और उनकी मेजॉरिटी हो जाए तो उनमें से ही एक आज़ाद बंदा प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा, उनमें से ही एक आज़ाद बंदा जो है वो आपका स्पीकर बन जाएगा और आज़ाद लोगों की गवर्नमेंट आ जाएगी। उनको किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करना जरूरी नहीं है, जो ज्वाइन करना चाहता है उसने 3 दिनों के अंदर ज्वाइन करना है। तो मैं भी आपको ये भी बता सकता हूँ, या तो तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट आ जाएगी या आज़ाद लोगों की गवर्नमेंट हो जाएगी, इसके अलावा तीसरा ऑप्शन मुझे नजर नहीं आ रहा। ठीक सर, यकीनन ये सर ये शुक्र है कि वर्चुअल मीटिंग के दौरान इंटरनेट बंद नहीं हुआ, नहीं तो वो भी नहीं हो पाती। खैर, अरशद वोरा साहब, आपकी पार्टी सर मुतमईन है इस वक्त लेवल प्लेइंग फील्ड, इलेक्शन कमीशन का किरदार, ज़ाब्ता इखलाक, रूल्स एंड रेगुलेशन तमाम फॉलो हो रहे हैं आपकी नज़र में, या MQM पाकिस्तान के लिए मुश्किलात आपको नज़र आ रही हैं सर? देखिए, हर पार्टी को मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम्स हैं। जैसे आपने अभी देखा पिछले दिनों कराची में जो है MQM के ऑफिस पर पीपल्स पार्टी का अभी 3 दिन पहले एक हमला हुआ था जिसमें कि एक हमारा साथी शहीद हुआ। उससे कोई 1.5-2 महीने पहले जो है एक और हमारे दफ्तर के करीब हुआ था, उसमें भी 2 लोग शहीद हुए थे। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं हर जगह कुछ ना कुछ इश्यूज तो हैं और मैं समझता हूँ कि अब मैं देख रहा हूँ, फील कर रहा हूँ कि शायद रेंजर और पुलिस जो है खासतौर पर कराची में मुझे ज्यादा एक्टिव नजर आ रही हैं और हो सकता है कि अब जो है बेहतर कंट्रोल हो और बेहतर एक साजगार माहौल में इलेक्शन डेफिनेटली होनी चाहिए। लेकिन इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि हमारा कल्चर कह लें जो कहीं ना कहीं जो है मतलब हमारे अंदर इतना, जैसे मैं मिसाल दे रहा हूँ कि हमारा एक दफ्तर खुला हुआ है, उसके एग्जैक्टली नेक्स्ट डोर जो है अगर कोई दफ्तर खोल देगा तो फिर कारकुनों में क्लैश तो होगा और ये यही कर रहे हैं लोग। और अर्शद साहब, क्या सरकारी मशीनरी भी इस्तेमाल हो रही है? ऐसे भी इल्जाम आ रहे थे कुछ आपके लीडरान की जानिब से कि सरकारी मशीनरी इस्तेमाल हो रही है भरपूर तरीके से। जी, जाहिर सी बात है। देखिए, पीपल्स पार्टी की इमीडिएट गवर्नमेंट थी और जो हमें तो ये जो खासतौर पर सिंध की जो गवर्नमेंट है वो तो पीपल्स पार्टी की बी टीम नजर आती है, मेजॉरिटी ऑफ देम। और अंदरून सिंध का तो अल्लाह ही हाल बेहतर जाने कि वहाँ क्या सिचुएशन है। कराची में तो खैर MQM ने एक स्टैंड लिया हुआ है। MQM जो है वो ग्राउंड रियलिटीज को जानते हुए उसी तरीके से ग्राउंड पर उतरी हुई है। हमारा एक एक कारकुन इस वक्त जो है वो मेहनत कर रहा है, बाहर निकला हुआ है, चाहे वो लेडीज हो चाहे जेंट्स हो। लेकिन हालात अरशद साहब, हालात बहुत बहुत जो है ना वो परेशान कुन हो रहे हैं, स्पेशली बलूचिस्तान और KPK में। और कराची में आपके मालूम है ये आग फैली तो बड़ी खतरनाक हो जाएगी सर। अल्लाह बेहतर करेगा, अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला जो है हालात बेहतर रखे। मैंने आपको 2013 से बुरे हालात नहीं है इस वक्त, ये मैं आपको बता दूं। अल्हम्दुलिल्लाह 2013 में इससे ज्यादा बुरे हालात थे। आपको
पर 2013 में केपीके के हालात भी जो हैं वो आपको पता ही है कि स्वात तक जो है वो लोग आए हुए थे और वहाँ मतलब ये कि इट वाज वेरी डिफिकल्ट और जिस तरीके से फिर वो कैप्चर किया गया था उस इलाके को दोबारा से, तो उससे उतने खतरनाक नहीं है जरूर। और मैं ये समझता हूँ कि फोर्सेस जो है पाकिस्तानी फोर्सेस और पाकिस्तानी इदारे जो हैं दे आर केपेबल है ना इंशाल्लाह ताला वो इन लोगों को जो दहशतगर्दी फैलाना चाह रहे हैं और जो रॉ के एजेंट्स कह लें, बैरूनी ताकतें कह लें, जो लोग इस वक्त जो है किसी तरीके से भी पाकिस्तान को जो है डिस्टेबल करना चाह रहे हैं, इंशाल्लाह ताला वो कुव्वतें नाकाम होंगी। राइट। हुमायूं खान मोहम्मद साहब, आपकी नज़र में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कितनी खतरनाक है और ये कितना बड़ा चैलेंज है इस वक्त सिस्टम के लिए, रियासत के लिए, और क्या इसके असरात इलेक्शन पे मुरतब होते हुए देख रहे हैं आप? देखिए, चैलेंज तो ये है, इसमें कोई शक नहीं है, चैलेंज तो ये हमेशा रहेगा। और जब भी ये लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन होगी, विच इज़ vis-a-vis जब मैं बात कर रहा हूँ, ये मैं बात कर रहा हूँ टेररिज्म की बात कर रहा हूँ, ये हमेशा चैलेंजिंग होता है। और इसको चैलेंजिंग इसलिए होता है कि इसकी एक डायमेंशन नहीं होती, इसकी मल्टीपल फेसेट्स होते हैं और आपको हर फेसेट को डिफरेंट तरीके से आपने एड्रेस करना होता है। किसी जगह को किस तरीके से आपने एक ही लाठी से सब चीज़ों को नहीं करना होता है। यू हैव टू प्ले स्मार्टली। आपने जो नैरेटिव है, जो उनकी चीज़ें, उन सबको अलग अलग करके बीट करना होता है। कहीं आपने सख्ती दिखानी होती है, कहीं नरमी दिखानी होती है, कहीं नेगोशिएशन करनी होती है, कहीं आपने कोई ऑपरेशन करना होता है। तो ये एक मल्टी फेसेटेड वो है और इसके साथ साथ आपने उनके साथ डिस्कशंस भी करनी होती है। तो सारी चीज़ें करके करते हो। दिस इज़ व्हाट जो अगर आप दुनिया का, जब आप टेररिज्म के ऊपर बात करना शुरू करें तो दुनिया ने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं और वहाँ पे बहुत सारे एविडेंसेस हैं। उन एविडेंस को लेकर जब आप चलेंगे तो हमने ये देखा है कि एट द एंड ऑफ द डे आपने उनके साथ किसी न किसी जगह पे नेगोशिएशन करना पड़ेगा। ये हमने, चाहे वो आप IRA के साथ देखें, चाहे वो आप तमिल टाइगर्स देखें, चाहे वो आप मनीला के उसमें देखें, चाहे आप किसी भी जगह करके देख ले, आपने तालिबान वहाँ से सर, यही देखिए। तालिबान के साथ अमेरिकन ने भी नेगोशिएट किया है। हर जगह पे यही होता है कि आपको एट द एंड ऑफ द डे आपको कहीं बैठ के करना होता है, उनका कुछ नैरेटिव तोड़ना होता है, कुछ अपना नैरेटिव बताए और उनको गया वो कर आके आपने देखना होता है। आखिरकार कहीं ना कहीं कोई ना कोई वजह होती है कुछ चीज बनने की, उसको सारा एड्रेस करना होता है। तो ये चीज है, लेकिन क्या उसका असर पड़ेगा पॉलिटिक्स के ऊपर या इलेक्शन के ऊपर? मैं समझता हूँ उसका असर नहीं पड़ेगा। इक्का दुक्का जगह पे शायद कुछ हो जाए तो हो जाए, इन लार्जर वोटर वो टर्न फर्क नहीं आउट, हुमायूं पड़ेगा। साहब, वोटर टर्न आउट। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि इस दफा वोटर टर्नआउट जो होगा ना, एक रिकॉर्ड वोटर टर्नआउट होगा। उसकी वजह ये है कि वोटर्स ने ये देखा है कि जब भी वो 50% से कम निकलते हैं तो यहाँ वहाँ पे जो जो आप ये समझ लें कि वो कुव्वतें या वो पार्टियां जो कि मुर्दों के वोट डालने में या इधर उधर के वोट डालने में कामयाब हो जाती है, वो जीत जाती हैं। लेकिन जब भी वोटर टर्न आउट जो होता है ना, वो 60% या 65% से ऊपर होना शुरू हो जाता है, वो इनके पास मैनिपुलेटिव पावर जो हो जाती है वो कम होनी शुरू हो जाती है। मेरा ये ख्याल है इस दफा वोटर जो है ना, वो इस दफा निकलेगा और वो 70% को क्रॉस करेगा। हो सकता है 80% के आसपास निकल आए, लेकिन जब ये 70-80% निकलेगा तो उसमें एक बहुत बड़ा, जो जिसे कहते हैं ना, गेम अपसेट होने वाली है। लोग जो समझते हैं कि यार जी, ये ताकतवर हल्का हमें लेकर आएगा तो उनको समझ आ जाएगी असल ताकत है, और असल ताकत तो अवाम की ताकत है। तो उसके बाद ये होगा कि इस इलेक्शंस के बाद मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है ना, वो चेंज हो जाएगी फ्रॉम गोइंग टूवर्ड्स अ पावरफुल सेक्टर। दे विल स्टार्ट गोइंग, वो जाना शुरू हो जाएंगे उस अवाम की तरफ जिसके पास असल ताकत है वोट की। ठीक सर, ठीक शर्त सर। ये है कि अवाम जो है ना, वो अपने वोट 5,000 रुपए पे ना बेचे, वो बिरयानी पे ना बेचे, वो 15,000 पे ना बेचे, वो जिसको मर्जी वोट दे, लेकिन वोट जरूर दे, क्योंकि ये सैडली वोट। सैडली हुमायूं साहब, अब पाकिस्तान के हालात कुछ ऐसे हैं ना कि ऐसे खबरें आती रहती हैं कि कोई शख्स जो है अपने बच्चों को ज़िबा करता है, बीवी को ज़िबा करता है और ख़ुद पंखे से लटक जाता है। मुआशी हालात ऐसे हैं, मजबूर है, पेट की आग बुझाने के लिए इंसान क्या करे हुमायूं साहब? हालात ऐसे हो गए, सर, तभी सर मैं तभी आपको बिरयानी पर मिसाल वोट देता हूँ। चला जाता है। मैं मिसाल नहीं सर, देता हूँ। हकीकत है, अगर आप हकीकत है फर्ज सर। करें 15,000 रुपए पे करते हैं, सर आप बिल्कुल सही करते हैं, लेकिन अगर सोचे आप 15,000 रुपए पे वोट देते हैं तो आप दिन का तकरीबन 25 रुपए पे आप अपने आप को अपने बेच रहे हैं। सिर्फ 25 रुपए पे, उसकी बजाय अगर कोई सही गवर्नमेंट को ले आए जिनसे आप सवाल कर सके, जिनको आप पकड़ सके, तो वो आपके लिए कोई ना कोई काम करेंगे। और
राइट। का बेसिक मसला यही था कि वो वोट खरीदती है तो वो आपको जवाब दे नहीं ठीक है है, हुमायूं साहब, इजाजत दीजिए उसने मैं तो अरशद खरीद लिया, अरशद वो साहब को जितना भी मर्जी। शामिल गुफ्तगू करूं। अरशद साहब, एक तो जो बात हुमायूं साहब कर रहे हैं कि बिरयानी की प्लेट पर 15,000 रुपए के ऊपर वोट ना बेचना, और दूसरा सर आपकी पार्टी का जो महाजिर कौम है, क्या ये जागी है या नहीं जागी है? क्योंकि मैं समझता हूं सर कि अगर इमरान खान को 8 दिन के बाद सजा मिलती तो एक बहुत बड़ी तादाद है सिंपथी वोट की जो पीटीआई को ना जाती, अब वो जाएगी, यकीनन जाएगी। आप इस पर क्या कमेंट करेंगे सर? देखिए, मैं ये समझता हूँ पहले भी खास तौर पर अगर आप कराची की बात करेंगे तो कराची में इमरान खान की पॉपुलैरिटी जो है वो इतनी थी नहीं। कराची से आपको पता है 14 सीटें जिस तरीके से मिली थी, और फिर उसके बाद जो उनके एमएनएस को 20 अरब रुपए मिले डेवलपमेंट प्रोग्राम के, और उनके गवर्नर को 25 अरब रुपए मिले, और ये 45 अरब रुपए लेकर ये कहाँ गए इनके एमएनएस, और कहाँ गए ये गवर्नर? तो लोग तो ये सवाल करते हैं, लोगों को इमरान खान का वो 4 साल दौर भी याद है, कराची के लोग भूले नहीं है। अब रहा सवाल ये कि इलेक्शन वाले दिन जो टर्नआउट का है वो देखें, मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ने जो डेट दी है, या सदर साहब ने भी जब डेट को अप्रूव किया है, 2-3 ऑप्शन थे, उन्हें ये 8 तारीख को कंसीडर करना चाहिए था। 8 तारीख को 27 रजब है, उस दिन जो है लोगों का रोजा होगा, लोग अच्छी कसी तादाद में माशाल्लाह लोग रोजा रखते हैं, और जब सहरी करके रोजा रख के वो सोएंगे तो डेफिनेटली लेट उठेंगे, छुट्टी का दिन है, और फिर जो है वोटिंग टर्नआउट में इसका भी एक इम्पैक्ट आ सकता है। तो ये पहले कैलकुलेशन करनी चाहिए थी। बहरहाल हम लोगों से अपील कर रहे हैं, हम लोगों से जो है रिक्वेस्ट कर रहे हैं, घर घर जा रहे हैं, डोर टू डोर हम लोग जा रहे हैं, और लोगों से कह रहे हैं कि देखें इसके बाद जो है अगले 5 साल आपने जिस तरीके से अपनी जिंदगी गुजारनी है, अपने मुल्क को जिस सिमत में लेकर जाना है, तो ये फैसला आवाम का ही है, और आवाम ने अगर इस चांस को मिस कर दिया तो दे विल हैव टू बी dragged on the same path which has been going for the last 15 years. जिस तरीके से गुलामी की जंजीरों में पर्टिकुलरली सिंध के अवाम जकड़े हुए हैं, तो फिर कराची में तो लोगों को निकलना होगा, हैदराबाद में लोगों को निकलना होगा। राइट सर। हुमायूं साहब, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज भी इमरान खान के गैर शरई निकाह के केस में वकील पेश नहीं हुए। सलमान अकरम साहब वो बिजी थे अपनी इलेक्शन कैंपेन में, और ये नैरेटिव कंटिन्यूसली बिल्ड किया जाता है कि पीटीआई को जो मुश्किलात हैं उसकी एक बड़ी वजह उनकी कमजोर लीगल टीम और कमजोर लीगल अप्रोच है। हाउ वुड यू डिफेंड इट सर? सबसे पहले तो जो मैं चूंकि एक बहुत बड़ा वो क्या कह सकते हैं नॉलेज नहीं रखता उतनी, लेकिन मुझे थोड़ा सा पता चला था कि ये जो निकाह का केस होता है, या इसमें शरीयत जो हो जाती है, ये एक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी इस किस्म की बात हुई थी। इसमें सिंपल सी बात ये शरीयतन ये हुआ था कि जो गवाही है वो सिर्फ औरत की मानी जाती है, और उसकी बेसिक वजह ये है कि ये औलाद हुमायूं साहब, सॉरी सर, आई अपोलोजाइज फॉर इंटरप्टिंग, लेकिन देखिए मेरा सवाल ये नहीं था क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और ना अदालतों में आपको मालूम है कि ये पूछा जाएगा क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हकीकत से आप भी आशना है, 2 में सजा हो गई है, 3 में होना बाकी है। सर आप बाकी 3 में भी कर दें, आप ये प्रोसीजर ही क्यों कर रहे हैं? आप डायरेक्ट 10 वो आज वो करें, अगले दिन कहें कि यार छोड़ो तुम्हें हमने सजा दे दी है। जैसे अभी हमने ये दिखा कि तोशा खाना में या उसमें नहीं साइफर में उनके जो लिखा हुआ है कि जी ये लोग शोर मचा रहे थे हमने सजा दे दी है। भाई वो लोग हमसे डिसएग्री कर रहे थे हमने सजा दे दी है। उसके अंदर हालांकि बहुत सारी चीजें, तो जब हम देखिए जब हम ये देख रहे हैं तोशा खाना में क्या हुआ, तोशा खाना में आर्टिकल 13 की टोटल वायलेशन है। आर्टिकल 13 कहते हैं कि एक चीज में अगर आपको सजा होगी दोबारा उस पर आप सजा दे नहीं सकते। अच्छा हुमायूं साहब, एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट मिनट है, आपसे पूछना चाह रहा हूं कि जो आपके मेंबर्स थे, जो आपके उम्मीदवार थे, जिनको अदालतों के जरिए लास्ट सेकंड इजाजत मिली थी इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने की, अब उनके तो वो तो बैलेट पेपर पे नहीं होंगे, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने बोल दिया हमारे पास कागज मौजूद नहीं है और हम मजीद बैलेट पेपर इसीलिए छाप नहीं सकते हैं, तो उनका क्या होगा सर? में ये भी हो सकता है इनके पास बैलेट पेपर जो जरा कम पड़ जाए तो आखिरी 2 लोग जो है ना उस बैलेट पेपर पे उनको भी हटा दें, और आखिरी 2 हो सकते हैं वही आजाद बंदे हो। इनके पास बैलेट पेपर के जरा मतलब जहाँ 10 रुपए लगने चाहिए थे इनके पास 8 रुपए हो, तो उन्होंने जो 15 इंच का पेपर था वो उन्होंने 12 इंच का पेपर कर दिया, तो आखिरी 3 इंच जो कटे उनमें पीटीआई वाले बंदे जो उनके थे उनके काट दिए होंगे। अब मैं इसको क्या कह सकता हूँ, देखिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उस इदारे की है जो इस चीज की तनख्वाह खाता है सारी जिंदगी। सर टाइम अप हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया सेनेटर हुमायूं खान मोमिन साहब, अरशद वोरा साहब, आपके कीमती वक्त के लिए। अच्छा एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद एक खुसूसी इंटरव्यू मैंने किया आपके लिए AIG सिंध खादिम हुसैन रिंद का, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन
पूरे पाकिस्तान में, कराची में एक बहुत बड़ा कंसर्न है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के लिए। तफसीलन उनसे गुफ्तगू एक ब्रेक के बाद।